रात के करीब 11 बजे कमरे में हल्की फीकी रोशनी। विक्रम और सरला थके हुए बैठे हैं। विक्रम, दिन का कितना वक्त अपनी माँ में बर्बाद कर देते हो तुम। मुझे तो लगता है जैसे हम पति पत्नी रह ही नहीं गए, बस उनकी देखभाल करने वाले नौकर बनकर रह गए हैं। क्या करूं सरला, मां को छोड़ भी तो नहीं सकता। पर सच कहूं, अब दिल में एक चिड़चिड़ाहट आने लगी है। हर चीज में उनकी मदद करनी पड़ती है। मुझे तो कभी कभी घिन आने लगती है ये सब करते हुए। और मुझे? तुम्हें क्या लगता है उनके कपड़े साफ करना, बर्तन अलग रखना, बार बार उनकी दवा पानी, ये सब मेरे लिए गुलाब का बगीचा है? मुझे तो लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी कूड़ेदान में झोंक आई हूँ। अगर मैं कहूं कि मुझे कभी कभी लगता है मां हमें पकड़कर बैठ गई हैं, ऐसे जैसे वो नहीं चाहती कि हम अपनी जिंदगी जिए। तो मैं कहूंगी तुम्हारी माँ ने हमें सच में कैद कर रखा है। एक इंसान कितना बोझ बन सकता है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। उनके बातें और भी कड़वी होती जाती हैं। इधर मां मोहिनी अचानक जाग जाती है। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूं सब, बस भाग जाऊं कहीं। मां को यह उम्र में क्या ही समझ आएगा, हमें ही तो सब भुगतना पड़ रहा है। और तुम जानते हो विक्रम, सच कहूं, मुझे तुम्हारी माँ की छुअन तक अच्छी नहीं लगती। जब वो मुझे पकड़कर बैठती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई गंदगी लेप रही हो मेरे ऊपर। बस करो सरला, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम ही बताओ। कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं, अरे विक्रम, अभी तो तुम्हारी माँ जिंदा है, उनकी सेवा करो। मतलब हमारा जीना तो बंद, चाहे हम अंदर ही अंदर मर जाएं। सच कहूं, मां जितनी बीमार रहती हैं, कभी कभी लगता है। शब्द रोकता है, पर चेहरा वही कह देता है जो वह बोल नहीं रहा। लगता है क्या? बोल दो। लगता है कि भगवान उन्हें उठा ही क्यों नहीं लेता? मैं तो कई बार मन में यही सोचती हूँ। हर दिन वही रोना, वही खांसी, वही बदबू, आदमी कब तक झेल सकता है? इसी दौरान कमरे के बाहर मां दरवाजे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखें डरी हुई थी। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूं मैं? ये मेरा विक्रम, मेरा वही बेटा जो कभी मेरे बिना एक पल नहीं रहा, आज मेरी सेवा से परेशान है। एक आंसू जमीन पर गिरता है, टूटे हुए दिल से फुसफुसाकर। जब ये छोटा था, रात रात भर रोता था, तो मैंने एक पल भी उसकी थकान नहीं देखी। कितनी रातें बिना सोए काटी, कितनी बार भूखी रही, बस इसे खिलाने के लिए। और आज उनका गला भर आता है, वे बोल नहीं पाती। मैंने जीवन भर इसकी हर तकलीफ अपने सीने में ले ली, और अब मैं ही इसकी मुसीबत बन गई हूँ। हे भगवान, तू मुझे जल्दी बुला ले, ताकि मेरा बच्चा, मेरी बहू मुझसे छुटकारा पाले। अगले दिन सुबह का धुंध हल्का। खेत जाने से पहले विक्रम दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसी समय मां धीरे धीरे सहारा लेकर बाहर आती हैं। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, शायद रात भर सोई नहीं। विक्रम, बेटा, जरा ठहर। विक्रम रुकता है, पर चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई देती है। क्या हुआ अब मां? मुझे देर हो रही है खेत जाने में। बेटा, तुझे बताना नहीं चाहती थी, पर अब सब्र नहीं होता। मेरी दवा 5 दिन पहले ही खत्म हो गई है, और शरीर में दर्द इतना बढ़ गया कि रात भर नींद नहीं आई। आज तो बस एक पल भी नहीं सो पाई। तो क्या हुआ? मर तो नहीं गई ना? हर समय दवाई 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 दवाई, इतनी भी क्या जरूरत पड़ती है? मां की आंखों में एक सेकंड के लिए चोट की चमक होती है। बेटा, आखिर मेरी तकलीफें तुझे नहीं बताऊंगी तो और किससे कहूंगी? अगर कुछ गलत कहा हो तो
माफ कर देना। पूरी पूरी देह दुख रही है, इसलिए कह दिया, नहीं तो मैं क्यों तुझे बोझ बनकर सताऊं। ठीक है, अगले हफ्ते देखता हूं। अगर कहीं से पैसे मिल गए तो दवा ले आऊंगा। अभी मैं जा रहा हूं, देर हो रही है। वह झटके से मुड़कर निकल जाता है। मां उसके पैरों की आहट सुनती रहती है। आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। धूप हल्की चढ़ गई थी। खेतों में हवा चल रही थी। विक्रम हल चलाना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद काम छोड़कर बड़े पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आखिर एक इंसान क्या क्या संभाल सकता है? घर की दिक्कतें अलग, मां की बीमारी अलग। मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं। उसकी थकान अब गुस्से और लाचारी में बदलने लगी है। तभी दूर से गांव का हरिया काका आता दिखता है। गांव का बुजुर्ग, शांत स्वभाव का, सबका दुख सुख बांटने वाला। वह विक्रम को अकेले बैठे देखकर पास आ जाता है। अरे विक्रम बेटा, आज खेत में हाथ क्यों रुक गया? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं काका, मां की बीमारी, घर का खर्च, सब कुछ मेरे सिर पर है। और मां हमेशा कहती रहती है, दवा, दर्द, दवा, दर्द, कभी खत्म ही नहीं होता। मैं भी तो इंसान हूं। काका ध्यान से सुनते रहते हैं। उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती है। विक्रम, मां बोझ नहीं होती बेटा। मां वो होती है जिसके बिना तू आज होता ही कहां। मां एक बार रो दे तो दिल हिल जाता है, और तू कह रहा है कि दवाई दवाई। काका, आप तो गांव के बड़े हो, आपको सब सही लगता है, पर घर में कौन संभालता है ये सब? कौन झेलता है रात रात की कराहें? कौन उठाता है बोझ? आप तो बाहर से देखकर सीख दे देते हैं। बेटा, मां बोझ नहीं होती, लेकिन मां को बोझ समझने वाला इंसान खुद अपनी जिंदगी का बोझ बन जाता है। इतना कहकर हरिया काका वहां से चला जाता है। विक्रम का चेहरा तमतमा उठता है। आंखों में एक मिश्रण गुस्सा, शर्म और थकान। बड़े आए ज्ञानी बाबा पता नहीं कितनों को उपदेश देते होंगे। मैं खुद अपनी जिंदगी में डूब रहा हूं और ये लोग ऊपर से सीख सुना जाते हैं। जब काम खत्म करके शाम को विक्रम घर के अंदर घुसता है, सरला घबराई हुई, चेहरे पर गुस्सा और थकान भरा मिला जुला भाव। मां खाट पर लेटी है, सांसें तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। देख रहे हो ना, तुम्हारी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये आखिर मर क्यों नहीं जाती? मैं भी तो यही चाहता हूं कि यह मर जाए, पर हर चीज हमारे हाथ में थोड़ी होती है। हम तो इसका गला दबा नहीं सकते ना। हाँ, और मरती भी नहीं, बस हर दिन हमारी मुसीबतें बढ़ाती रहती हैं। मां ये बातें सुन तो लेती है, लेकिन आज चिल्लाने की हिम्मत में भी दम नहीं। बस आंखें बंद कर लेती है, जैसे हर शब्द तीर बनकर चुभ रहा हो। तभी दरवाजे पर रामोदर, जो उसी गांव का बुजुर्ग आदमी था, दस्तक होती है। अरे विक्रम, हमने सुना तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? अरे भाई, अस्पताल ले जाने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? सुनो, धर्मपुर में भल्लाल सेठ है ना, बहुत बड़ा दानी आदमी है, कई गरीबों की मदद कर चुका है। तू एक बार जाकर बात कर, हो सकता है तेरी माँ के इलाज के लिए भी कुछ मदद कर दे। विक्रम का चेहरा थोड़ा बदलता है। सरला आंखें दबाकर उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाती है, लेकिन स्वार्थ वाला। एक बार कोशिश तो कर बेटा, किस्मत कब साथ दे दे, कौन जानता है। रात का समय, मिट्टी का लालटेन जल रहा था। कमरे में हल्की कांपती रोशनी फैल रही थी। सरला बर्तन धोकर आई थी। विक्रम चारपाई पर बैठा था। दोनों के चेहरे पर एक ही बात, पैसे की कमी और लालच। विक्रम, वो राम उधर जो कह गया था ना, वो सेठ भल्लाल, उसके पास जाने का यही मौका है। पर हमें ऐसे ही नहीं जाना होगा।
हमें अपनी कहानी बनानी होगी। हाँ, सही कहा था तूने। सीधे जाकर बोल दूं कि माँ बीमार है और हमें पैसे चाहिए तो वो शक कर बैठेगा। सेठ लोग ऐसे ही थोड़ी पैसों के बोरे खोल देते हैं। तो सोचना यह है कि उसे ऐसा महसूस कराएं कि हम सच में टूट चुके हैं। हमारी हालत बहुत खराब है और हमारी माँ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब रोना धोना करना है? हाँ, पर सिर्फ इतना नहीं। अगर हम सिर्फ माँ की बीमारी बताएंगे तो वो 200-400 रुपये थमा देगा और चलता बनेगा। हमें उससे बड़ी रकम चाहिए। फिर भी कितनी? कम से कम 2-3 हजार, ताकि माँ के लिए 200-300 का दावा लाए। बाकी हमारे पास बच भी जाए। विक्रम की आंखों में चमक थी। वह योजना में डूब चुका था। तो क्या बोलेंगे कि माँ मरने वाली है? हाँ, पर उससे भी ज्यादा जोरदार कुछ। तू कहेगा कि माँ की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर ने कहा है अगर 2-3 दिन दवा नहीं मिली तो जान जा सकती है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारा घर बिक चुका है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और, तू थोड़ा रोने जैसा भी कर लेना। आवाज टूटेगी तो सेठ का दिल जल्दी पिघलता है। अच्छा, एक बार मेरे सामने मांग कर दिखाओ। ठीक है, मैं कहूंगा सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। घर गिरवी पड़ा हूं, खेत सूख चुके हैं, भूख से मरने की नौबत आ गई है। सेठ जी, अगर आप थोड़ा सा भी मदद कर देते तो शायद मेरी माँ को एक उम्मीद मिल जाती। बहुत अच्छा, ऐसा ही कहना और बीच बीच में आंसू पोंछने जैसा करना। अगर उसने पूछा कि माँ को लेकर क्यों नहीं आए? कह देना, सेठ जी, माँ चलने लायक भी नहीं थी। उनका शरीर दर्द में था। मैं अकेला कैसे लाता। बस कहानी पूरी बन जाएगी। विक्रम ने सर को हिलाया। अब वह पूरी तरह तैयार हो चुका था। तो मतलब हम रोना धोना करेंगे, कर्ज में डूबने का नाटक करेंगे, माँ की हालत का झूठा ब्यौरा देंगे और फिर उससे पैसे निकलवाएंगे। हाँ, और आखिर में पैसे हमारे होंगे। माँ की दवा के नाम पर हम सब कुछ बचा लेंगे। भविष्य के काम आ जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जैसे वे किसी कमजोरी का नहीं बल्कि किसी मौके का फायदा उठाने वाले हों। ठीक है, कल सुबह ही धर्मपुर जाऊंगा और सेठ को ऐसा भावनात्मक कर दूंगा कि वो खुद कहे, बेटा जितने पैसे चाहिए ले लो। सुबह होते ही विक्रम जल्दी से तैयार होकर घर से निकलता है। मन में बस एक ही बात, पैसा और कैसे मिले। वह धर्मपुर पहुंचता है। सेठ भल्लाल अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहा है। विक्रम पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। मैं टूट चुका हूं। तुम्हारा घर कहाँ है? कितने लोग हैं परिवार में? माँ की बीमारी कहाँ तक बढ़ रही है? डॉक्टर ने क्या कहा? विक्रम हर सवाल का वही जवाब देता है जो कल रात वह और सरला मिलकर तैयार कर चुके हैं। झूठ, आंसू और मजबूरी का नाटक। सेठ उसके चेहरे को देखता है, कुछ पल सोचता है, फिर अंदर जाकर पैसों से भरा एक कपड़ा लेकर आता है। ले बेटा, माँ के इलाज में लगा देना, भगवान उसे ठीक करे। विक्रम पैसे को कसकर पकड़ता है और सिर झुकाकर निकल जाता है। वापस लौटते हुए काफी देर हो जाती है। अंधेरा घेर चुका है। विक्रम खुद से कहता है, अगर गांव के रास्ते से जाता हूं तो कोई देख लेगा या चोर पैसे छीन ले। जंगल से निकलता हूं, छोटा रास्ता है। वह जंगल के रास्ते पर कदम रखता है। हवा अजीब, भारी, ठंडी और खामोश लगती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। कौन है? कौन मेरे पीछे आ रहा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। वह तेज कदमों से आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाते ही किसी की टूटी हुई कराहती आवाज आती है। विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम, मेरी मदद करो। विक्रम की वह पलटकर देखता
और एक पल में उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। दो लोग मिट्टी में कमर तक धंसे हुए हैं, सांसें टूटती हुई, चेहरे दर्द से भरे हुए, और सबसे बड़ा झटका, उनमें से एक बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता है, दूसरी सरला जैसी। उनके जैसे ही चेहरे, उनके जैसे ही भाव, दोनों कराहते हुए बोलते हैं, हमें बचा ले विक्रम, हमारे अपने बेटे ने हमें यहां फेंक दिया है। हम बीमार हो गए, कमजोर, तो बेटा हमें बोझ समझने लगा। कह रहा था कि हम सिर्फ मुसीबत हैं। विक्रम के पैरों से जमीन खिसक जाती है। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने हमेशा उस पर बोझ डाला, उसकी जिंदगी में परेशानी बढ़ाई, और उसने वही किया जो तुम अपनी मां के साथ कर रहे हो। विक्रम के हाथ से पैसों की पोटली लगभग गिर जाती है। उसका दिल धड़कना बंद जैसा महसूस होता है। वह एक कदम पीछे हटता है, 2 कदम, और फिर डरकर भागने लगता है। जब वह कुछ दूर जाकर मुड़कर देखता है, वह जगह बिल्कुल खाली है। कोई भी नहीं, न कोई शरीर, न कोई आवाज, न मिट्टी में दबे पैर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम भागते भागते घर पहुंचता है। सरला दौड़कर पूछती है, क्या हुआ? चेहरा क्यों पीला है? और पैसे कहाँ है? हम गलत कर रहे हैं सरला, बहुत गलत। जो हमने मां के लिए सोचा, जो हम उसके साथ कर रहे हैं, अगर कल हमारा बच्चा हमारे साथ यही करे तो। सरला अचानक चुप हो जाती है। उसके चेहरे से लालच गायब हो जाता है। आज तक हम मां को बोझ समझते रहे, लेकिन असली बोझ हमारे दिल पर था। अब नहीं, अब हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। जिन हाथों ने हमें संभाला, उन्हें छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। किस्मत वही लौटा कर देती है जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं।